सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज दिन है बुधवार और बुधवार के दिन आपको मालूम है हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय। तो हिंदी विषय में आज के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण विचार इस टॉपिक या विषय वस्तु के अंतर्गत हम वर्णों पर विचार विमर्श करते हुए वर्णों के बारे में सीखेंगे। वर्णों के जो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन, साथ ही साथ उनके भेदों की भी बात करेंगे और शुरुआत से शुरू करते हुए यानी बेसिक लेवल से शुरू करते हुए हम वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो साथियों सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। आप जानते ही हैं कि भाई जब भी हम किसी भी भाषा में संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण करने के दौरान हम कभी कभी लिखित भाषा में भी संप्रेषण करते हैं और किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ लिपि चिन्हों को हम इस्तेमाल करते हैं। जो लिपि चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्ण की तरफ और वर्ण की परिभाषा को देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या हो सकती है। भाई आप लोगों को मालूम है कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई या मूल ध्वनि जिसे हम कहते हैं, जिसे और अधिक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो भाई भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि या हम जिसे सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हैं, इकाई जिसे और अधिक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, या मैं कहूं कि भाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंडों में नहीं बांटा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि या सबसे छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके और अधिक खंड नहीं कर सकते, उसी को हम वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे यदि कुछ इसके उदाहरण हम लिखना चाहें तो जैसे छोटा आ, बड़ा आ, इसी के साथ का कबूतर, गा से गमला, ता से तरबूज, पा से पतंग, हा से हल, इसी प्रकार ये वर्ण बढ़ते रहते हैं। यदि हिंदी वर्णमाला की बात करें तो कुल 52 वर्ण होते हैं जिनका हम इस्तेमाल लिखित भाषा में करते हैं। ठीक, तो अभी हमने बात की वर्ण की। अब इसी के साथ साथ बात आती है कि भाई वर्णमाला क्या होती है। जब भी आप किसी भी भाषा के वर्णों का इस्तेमाल करते हैं तो जब उस भाषा के वर्णों को निश्चित क्रमबद्ध समूह में लिखा जाता है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो उसी ऑर्डर को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक, कि भाई ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और ये ऑर्डर कंटिन्यू होता है। उसी प्रकार से हिंदी की वर्णमाला भी होती है जिसमें सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है जिसे फॉलो किया जाता है। आ के बाद भाई बड़ा आ आएगा, फिर छोटी ई के बाद बड़ी ई आएगी, तो एक ऑर्डर में और सीक्वेंस में इसे लिखा जाता है। इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। भाई बात कर लेते हैं वर्णमाला की कि आप जानते हैं हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। तो हम लिख सकते हैं किसी भाषा के वर्णों का निश्चित, यानी कि जो फिक्स होता है, निश्चित है, निश्चित क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध मतलब जो सीक्वेंस में होगा, एक ऑर्डर में होगा, क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? वर्णमाला कहलाता है। तो किसी भाषा के वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह उस भाषा का वर्णमाला
कहलाता है। ठीक भाई, वर्णमाला की बात हुई, वर्ण की बात हुई, एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी मूलध्वनि या इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ वर्णमाला क्या है कि भाई किसी भी भाषा के वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, आजकल कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं, वो मतलब इंग्लिश की जो वर्णमाला है या इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उन्हें बड़ी ही मतलब सीक्वेंस में अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्हें मुँह ज़ुबानी रटे हुए हैं। सोते से भी उन्हें उठा दोगे तो वो ए से जेड तक आपको उसका उच्चारण करके आपको सुना देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हिंदी की वर्णमाला जब उनसे पूछी जाती है तो उन्हें प्रॉपर ऑर्डर नहीं पता। तो ये बड़ी ही दुखद बात है कि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है और फिर भी हम उसकी वर्णमाला से सुपरिचित नहीं हैं। ठीक, तो ऐसा हर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको हिंदी की वर्णमाला लिखूंगा। जिनको आती है वो अच्छी बात है, मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों को हिंदी वर्णमाला आती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं आती है और जो शायद शर्म महसूस करते हैं किसी से पूछने में या थोड़ा उन्हें समय नहीं मिल पाता, ध्यान नहीं रहता, तो उनके लिए हम हिंदी की वर्णमाला भी लिखेंगे, जिसको आप एक ऑर्डर में सीक्वेंस में लिख सकते हैं और समय समय पर थोड़ा बहुत उसे देखकर ध्यान रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम हिंदी की वर्णमाला की तरफ आगे बढ़ें। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं हिंदी की वर्णमाला की। हिंदी की वर्णमाला की बात करने वाले हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हिंदी वर्णमाला में जो कुल 52 वर्ण होते हैं, किस वर्ण को क्या कहते हैं, किस श्रेणी में कोई वर्ण रखा जाता है, उसकी एक सारणी या टेबल मैं आपको बनवाऊंगा इसके बाद। ठीक, सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला, उसका क्रमबद्ध समूह देखते हैं। तो शुरू करते हैं भाई छोटे आ से, छोटा आ ए ई ओ ऊ, फिर ऋषि बाबा, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी औ, बड़ी औ, फिर अंग से अंगूर और अह खाली। आ से अह तक एक ग्रुप बना जिसमें आपके 11 स्वर हैं। अ आ ए ई ओ ऊ, री से ऋषि, ए ऐ ओ औ, ये आपके 11 स्वर रहते हैं आ से औ तक। अंग और अह आपके स्वर नहीं होते, इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं या अयोगवाह सिंपल कह सकते हैं, ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते। अब बात करते हैं भाई व्यंजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले का वर्ग की बात करते हैं, क, ख, ग, घ और ण। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ और इंगा। फिर टा वर्ग आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर शुरू होता है ता वर्ग, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र और अंत में आपका ज्ञा से ज्ञानी। तो ये है हिंदी की वर्णमाला, उसका निश्चित क्रमबद्ध समूह, जिसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसे याद रख सकते हैं, भाई रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एक आ से आह तक ग्रुप बना जो 13 वर्ण थे, जिनमें से 11 स्वर और 2 अयोगवाह थे। फिर व्यंजनों का जो समूह आता है कि भाई सबसे पहले आया का वर्ग, क, ख, ग, घ, ण। फिर चा वर्ग, च, छ, ज, झ, ङ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। फिर प, फ, ब, भ, म। या वर्ग, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र और ज्ञा। ठीक, ज्ञा पे ये खत्म हो गई। तो ये थी आपकी हिंदी वर्णमाला, उसका निश्चित क्रमबद्ध समूह। अच्छा,
एक बात और मुझे इसके साथ याद आ रही है कि भाई कभी कभी क्या होता है, जो री से ऋषि है इसका स्थान हम लोग भूल जाते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता था कि भाई मैं इसका स्थान भूल जाता था कि ये री ऋषि जो है छोटी ई के बाद आना है या बड़े ऊ के बाद आना है। तो मैंने क्या किया भाई, एक छोटी सी ट्रिक मैंने इसके लिए ध्यान में रखी कि ऋषि से मुझे याद आता है सप्त ऋषि तारामंडल। सप्त ऋषियों का समूह जो है भाई, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का आप समूह याद रख सकते हैं। आप ध्यान रख सकते हैं कि ऋषि जो है वो 7वें स्थान पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां आपका बन जाएगा ऋषि बाबा। सप्त ऋषि तारामंडल या 7 ऋषियों के समूह से आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई ऋषि जो है वो 7वें स्थान पर आएगा, यानी बड़े ऊ के बाद आएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्णों की बात करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 52 वर्ण होते हैं। अब ये 52 वर्ण कौन से हैं कि भाई सबसे पहले तो स्वर आ जाते हैं आपके, जो 11 होते हैं कुल, अ आ ई उ ऊ री ऋषि ए ऐ ओ औ। ये कितने होते हैं साथियों? कुल 11 स्वर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आ जाते हैं व्यंजन पे। व्यंजन जो हैं का कबूतर से लेकर के हा हल तक, क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये कुल 33 आपके व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन जो तीसरा नंबर है, संयुक्त व्यंजन आपके ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन से 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षा क्षत्रिय जो क और श को मिलकर बना है, क और श से मिलकर बना है। फिर आपका त्र त्रिशूल जो ता और रा को मिलकर बना है। ज्ञा ज्ञानी जो ज और इंगा को मिलकर बना है, और श्र जो श और रा को मिलकर बना है। इनकी संख्या कुल है आपकी 4। फिर इसके बाद हम चलते हैं भाई अयोगवाह पर। अयोगवाह आपके अंग से अंगूर और आह खाली, ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि ये योग ना होते हुए भी साथ रहते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग और आ का कोई साथ नहीं है फिर भी ये साथ हैं। ह और आ का कोई साथ नहीं है, एक स्वर एक व्यंजन का कोई साथ नहीं है, फिर भी ये साथ रहते हैं। तो जो योग ना होते हुए भी साथ रहे उन्हीं को हम कहते हैं अयोगवाह। तो अंग और आह जिनकी संख्या है यहाँ 2। इसके अलावा 2 अन्य वर्ण भी हैं जो इन्हीं अक्षरों में से मिलकर बने हैं। मतलब इन्हीं अक्षरों में से किन्हीं अक्षरों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये बनाए गए हैं। कि भाई सबसे पहले आपका डा डमरू ले लिया गया, इसमें नीचे बिंदी लगाई गई तो डा से ये बन गया अड़ा। ठीक, टंग ट्विस्ट हो रही है आपकी। फिर ढा ढक्कन, जो ढा ढक्कन था इससे ये आपका अढ़ा बन गया, इसमें भी टंग ट्विस्ट हो रही है। तो इनकी संख्या भी आपकी हो जाती है 2। अब इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका टोटल निकल के आएगा 52 वर्ण। ठीक, कि भाई 11 और 33 हो गए आपके 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52। कुल आपके 52 वर्ण इस प्रकार से होते हैं। आप इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण टेबल है, ये आपको ज़रूर भविष्य में काम आएगी। तो साथियों, अब वर्णमाला की हमने बात कर ली, 52 वर्णों की बात कर ली। अब आगे चलते हैं और मुख्य रूप से ये वीडियो आपका रहने वाला है, हम वर्णों के साथ साथ स्वर की बात करने वाले हैं और स्वर के भेदों की भी बात करने वाले हैं। एक अन्य वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें हम व्यंजन और उसके भेदों की बात करेंगे, साथ ही साथ उच्चारण स्थान की भी बात करेंगे कि भाई कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं कि जो हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी की जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला की अगर बात करें और बात करें उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो हिंदी वर्णमाला है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इसके 2 भाग रहते हैं, आपको मालूम ही है कि भाई पहला जो भाग है
वो है आपका स्वर। ठीक, पहला जो भाग है वो है आपका स्वर, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम वोबल्स भी कहते हैं। ठीक, दूसरा जो भाग है वो है व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट। स्वरों की संख्या साथियों 11 रहती है, जिनकी हम अभी बात कर चुके हैं, अभी आगे और बात करेंगे। और व्यंजनों की संख्या जैसा कि मैंने टेबल में बताया था आपको 33 रहती है। ठीक, तो उच्चारण की दृष्टि से अगर बात करें हिंदी वर्णमाला की, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। दो भाग जो है वो है आपका पहला भाग स्वर, जिनकी संख्या 11 होती है, एवं दूसरा भाग व्यंजन, जिनकी संख्या 33 होती है। ठीक, अब बात करते हैं भाई स्वर की एवं उसके भेदों की। तो बिना समय व्यर्थ किए हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं स्वर की। ठीक, अब स्वर की जब बात करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि भाई स्वर है क्या, वे वर्ण हैं या वे ध्वनियाँ हैं। जब हम मुख से कुछ बोलते हैं और जो वायु है हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, फिर जब जिन वर्णों का उच्चारण होता है वही वर्ण आपके स्वर कहलाते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, ठीक, स्वर क्या है, वे ध्वनियाँ हैं या वे वर्ण हैं। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो है हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के थ्रूली आपकी बाहर आती है। अब अगर इनकी बात करें संख्या की, तो आपको मालूम ही है, जैसा अभी मैंने बताया और इससे पहले भी हम टेबल में बात कर चुके हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है साथियों? 11 होती है। ठीक, अब वो 11 स्वर कौन से, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं और ये आभास करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं कि इनके उच्चारण में क्या वाकई वायु बिना रुकावट के बाहर आ रही है। तो देख लेते हैं भाई, अब कोई अवरोध नहीं हुआ, कोई रुकावट नहीं आई। आ, ई, री, सॉरी माफ कीजिएगा, उ। अभी मैंने बताया था कि भाई ऋषि जो है सप्तऋषि 7वें स्थान पे आता है, तो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, जैसा कि अभी हुआ। तो आप ध्यान रख सकते हैं मेरी तरह कि भाई ऋषि जो है 7वें स्थान पे आता है, सप्तऋषि से ध्यान रख सकते हैं। उ, फिर ऋषि, रि, इसी के बाद ए, ओ और ओ। ठीक, तो ये 11 स्वर हैं। अगर आप इनको बोलोगे, इनके उच्चारण की कोशिश करोगे, तो वायु जो है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के और बिना आपकी मतलब टंग ट्विस्ट हुआ या कुछ भी हुए, सीधी आपकी ध्वनि निकलेगी। ठीक, फिर से बोलते हैं अ, आ, ई, ओ, उ, री, ए, ओ, औ। इसके अलावा यदि हम किसी व्यंजन का उच्चारण करें, चलिए मान के चलते हैं किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जैसे क, तो रुकना पड़ रहा है, फिर का की ध्वनि निकल रही है। इसके अलावा अयोगवा का अपन उच्चारण अंग, तो रुकना पड़ रहा है, फिर ध्वनि निकल रही है, जैसे ही अह, तो इसमें भी रुकना पड़ रहा है, लेकिन इसमें वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। तो भाई हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला को उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से इसके दो भाग होते हैं, पहला स्वर जिनकी संख्या 11 होती है, एवं दूसरा व्यंजन जिनकी संख्या 33 होती है। अब बात करते हैं स्वर की, आगे बढ़ते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। स्वरों की संख्या जो है मेरे साथियों 11 होती है। 11 स्वर, आप इन स्वरों को नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ
बोलकर भी देख सकते हैं कि भाई वायु वाकई में बिना रुकावट के बाहर आ भी रही है या नहीं आ रही है। ठीक, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो है स्वरों के भेद के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा जब भी समय मिलेगा। तो भाई इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि स्वरों के भेद के बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई स्वरों को भी कुछ भेदों में या कुछ भागों में बांटा गया है, इनकी भी बात कर लेते हैं। और इनको भी क्या है, उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। यदि हम बात करें उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के साथियों 3 भेद बताए गए हैं। 3 भेद हैं, यानी 3 भागों में उसे बांटा गया है। किसकी? उच्चारण की दृष्टि से। तो ये 3 भेद कौन कौन से हैं भाई, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो भाग या भेद हम जिसे कहेंगे वो है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक। दूसरा जो भेद है वो है आपका दीर्घ स्वर, यानी कि बड़ा स्वर। ह्रस्व जो छोटा स्वर होगा, ह्रस्व यानी जो ह्रास हो रहा है, जिसमें कम समय लग रहा होगा। ठीक। फिर है दीर्घ स्वर। ठीक। और तीसरे नंबर पे जो है प्लुत स्वर। ठीक। तो पहला है ह्रस्व स्वर, इसकी बात करते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है भाई? उच्चारण में, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे या लगता है। ठीक, यानी क्षण भर का आपका क्या कहते हैं, समय लगता है। और अगर बात करें इनकी संख्या की, तो संख्या है इनकी साथियों 4। कौन कौन सी? कि भाई छोटा अ हो गया अ, इ छोटी ई उ, और साथ ही साथ री से ऋषि री। देखिए इनमें बहुत ही कम समय लग रहा है, अ इ उ और री। तो इसमें काफ़ी कम समय लगा। सबसे कम समय लगता है जिनके उच्चारण में, वो आते हैं आपके ह्रस्व स्वर। इसके बाद हम बढ़ते हैं दीर्घ स्वर की तरफ। अब दीर्घ स्वर में क्या होगा? दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक, इसमें क्या होगा कि ह्रस्व स्वर की तुलना में, जिसमें 2 गुना समय लगता है। ठीक, ह्रस्व स्वर की तुलना में, अगर हम ह्रस्व स्वर से इसकी तुलना करें, कि तुलना में 2 गुना समय लगता है। ठीक, अब इनकी संख्या 4 थी, तो 11 में से 4 चले गए, इनकी संख्या आपकी होती है 7। जो इसमें नहीं आए वो इसमें आ जाएंगे। इसमें 2 गुना समय लगेगा। देखिएगा, आ ई उ ए ओ और ओ। तो ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय जिनमें लगता है वो कहलाते हैं आपके दीर्घ स्वर। ठीक, तो भाई 4 ये हो गए, 7 ये हो गए, टोटल 11 हो गए। अब भाई प्लुत स्वर में क्या बचा? कि भाई आपने पहले भी पढ़ा होगा या आपने सुना ही होगा कि भाई प्लुत स्वर जो हैं, इसमें या सीधे हम लिख सकते हैं कि भाई जिसमें ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगे। 3 गुना समय लगे। ठीक, 3 गुना समय लगता है। और प्लुत स्वर जो है, उसका जो प्रचलन है
ठीक। इनका जो प्रचलन है हिंदी में नहीं है, इनका प्रचलन प्रायः हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। भाई 3 गुना समय लगता है। आपने संस्कृत में इसके बारे में पढ़ा होगा कि भाई इसका जो उदाहरण है एक 3 का अंक बन जाता है इस प्रकार से, ठीक। 3 का एक अंक बन जाता है इस प्रकार से, जिसमें 3 गुना समय लगता है। जैसे आपने देखा होगा संस्कृत में कभी कभी इस प्रकार पढ़ा होगा, ओ फिर 3 का अंक लग जाता है और फिर म, तो ये 3 गुना समय ओम, ठीक। तो ये हिंदी में इसका प्रचलन नहीं है, संस्कृत में उसका उपयोग होता है, लेकिन स्वरों की जो भेद हैं 3 भेद, उनमें इसको गिना जाता है प्लुत स्वर, ठीक। तो भाई स्वरों के भेद की हमने बात की। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, जिनमें सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। फिर है दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, जिसमें ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। फिर है प्लुत स्वर, जिनका हिंदी में प्रायः प्रचलन नहीं है और जिसमें 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर की तुलना में। ये संस्कृत में यूज़ होते हैं, 3 का एक अंक बना दिया जाता है, जिस प्रकार से ओम हमने संस्कृत में कई बार देखा होगा। ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वो है 4, अ, ई, उ और री, और दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो है 7, आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक। तो ये 4 और 7 मिलके 11 हुए प्लुत स्वर, जो हिंदी में यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन भेदों में इन्हें हमें गिनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये थे स्वरों के भेद साथियों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं मात्राओं की। जो स्वर वर्ण होते हैं इन्हीं से आपकी मात्राएं भी बनती हैं। अब जब मात्राओं की बात आती है तो जो स्वर वर्ण है ना, स्वर जो वर्ण हैं, इनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग जो है आप 2 प्रकार से करेंगे। भाई हम सब जो प्रयोग है स्वर वर्णों का 2 प्रकार से करते हैं। अब 2 प्रकार से कैसे करते हैं? सबसे पहले तो भाई अपने मूल रूप में प्रयोग करते हैं, अपने मूल रूप में, ठीक, अपने मूल रूप में प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो भाग है, जो कि इम्पोर्टेंट भाग है, वो मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, मात्रा के रूप में, ठीक। तो मूल रूप में कैसे कि भाई जैसा स्वर है उसको वैसा का वैसा लिख दिया जाता है। जैसे आ पूरा का पूरा म, आम। इसी प्रकार से ए म ली, इमली। तो यहाँ आपका मूल रूप में हुआ है, यहाँ मात्रा के रूप में भी हुआ है, लेकिन ये मूल रूप की बात अभी हम कर रहे हैं। इसी के अलावा उल्लू, तो शुरुआत में हमने ये मूल रूप में प्रयोग किया। इसी प्रकार से कई शब्द हम बना सकते हैं जब हम स्वरों को मूल रूप से प्रयोग करते हैं, यानी वास्तविक जो रूप है उसी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं भाई मात्रा के रूप में। तो मात्रा के रूप में जो प्रयोग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई मात्राएं, वैसे तो हमें सभी का ज्ञान है कि जैसे छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक। बड़े आ के लिए हम एक डंडा लगा देते हैं। छोटी ई जो पीछे से एक छोटी सी घुंडी और फिर बड़ी ई जो आगे की तरफ जाती है। छोटा ऊ पीछे की तरफ, बड़ा ऊ आगे की तरफ। फिर री से ऋषि की भी मात्रा आ जाती है, री, ऐसी, ठीक। कि आपने कुछ शब्द सुने होंगे जैसे पितृ, मातृ, तो इसमें ये मात्रा यूज़ होती है। फिर छोटी ए जिसमें एक डंडा आप लगाते हैं ऊपर की तरफ, बड़ी ए जिसमें 2, और फिर छोटी ओ एक डंडे के साथ एक मात्रा, और बड़ी ओ एक डंडे के साथ 2 मात्रा। तो भाई जब मात्राओं की बात आती है तो स्वर वर्णों का जो प्रयोग है हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला जो प्रयोग है अपने मूल रूप में करते हैं। जैसे मूल रूप में पूरा का पूरा स्वर आपका लिख दिया जाता है, आम, इमली, उल्लू, इनमें ये जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक। दूसरा जो है मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, भाई मूल रूप में और मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में
छोटे आ को छोड़कर सभी की अपनी मात्रा होती है, जो कुछ इस प्रकार है, आप जानते ही हैं, मैंने लिख दिए हैं। ठीक, री ऋषि की भी मात्रा लिखी हुई है। अब छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। एक आप छोटी सी चीज़ याद रखेंगे, जो नोट के तौर पर भी आप याद रख सकते हैं कि भाई छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये सभी व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। ये सभी व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। ठीक, अब ये सभी व्यंजनों में शामिल होता है, मिलाकर लिखा जाता है। यदि किसी व्यंजन को हमें आ से अलग लिखना है या आ रहित लिखना है तो हलंत लगाकर लिखना होता है। जैसे का जो है इसमें आ मिला हुआ है, अगर इसे अलग करना है तो का हलंत के साथ अलग होगा और इसमें आ मिला हुआ रहता है। इसी प्रकार से ता तरबूज जो है भाई, इसमें ता हलंत के साथ अलग कर दो और आ छोटा इसमें मिला रहता है। ये सभी व्यंजनों के साथ होता है। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये सभी व्यंजनों के साथ मिला हुआ होता है। यदि हमें व्यंजनों को अरहित लिखना है तो उस पर हलंत लगाकर इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, तो साथियों हमने बात की मात्राओं की कि जो स्वर वर्ण हैं, अगर उनके प्रयोग की बात करें तो प्रयोग उनका दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो अपने मूल रूप में कुछ इस प्रकार से कि भाई पूरा का पूरा आपका स्वर दिखाई देता है, और दूसरा मात्रा के रूप में कि भाई स्वर की केवल मात्रा काम में ली जाती है। ठीक, मात्रा काम में ली जाती है, और मात्राओं का आप प्रयोग भली भांति जानते ही हैं कि भाई छोटी ई की है तो किरण शब्द बन गया, उस पर मात्रा लग गई। बड़ी ई की है तो इमली, देखिए यहाँ ला पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। एक आपको नोट ध्यान रखना है कि छोटा जो आ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये सभी व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। यदि आपको इसे व्यंजनों से अलग करना है तो व्यंजन को हलंत लगाकर लिखना पड़ेगा। ठीक, और आ उसमें शामिल रहता ही है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम आगे की कार्यवाही करें। तो साथियों इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब कुछ छोटी सी टर्म्स और बची हुई हैं आज के इस वीडियो में, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने एक कुछ वर्णों की बात की थी, अयोग वाह। ठीक, कि दो मूल रूप से होते हैं। एक और इसमें वर्ण बन जाता है कि अगर हम बात करें जैसे अंग और अंग, इसमें चंद्र लगा दिया। ठीक, अनुस्वर लगाया है इसमें अनुनासिक और एक अह, ये तीन आपके मुख्य जो हैं अयोगवाह हैं। ठीक, ये क्या है, स्वरों के सहारे चलते हैं, लेकिन ये ना तो व्यंजन है ना स्वर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। स्वरों के सहारे से चलते हैं। इनका जो उच्चारण है स्वर के बाद किया जाता है। अब अयोगवाह इनका नाम पड़ा है। अयोगवाह क्यों कहते हैं? अयोगवाह को आप कह सकते हैं जो योग ना होते हुए भी, योग न होते हुए भी साथ हों। ठीक, साथ हों या साथ रहे, ये इनका कोई योग नहीं है कि एक तरफ आ है स्वर, एक तरफ आ रहा है व्यंजन, अंग ना से साउंड निकल रहा है, तो कोई मतलब इनका साथ नहीं, फिर भी ये साथ हैं। तो इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग, अंग और अह। ठीक, अब इन्हीं में से जैसे ये बिंदी लगी है, तो ये जो खाली बिंदी है इसे हम कहते हैं साथियों अनुस्वार। ठीक, जो खाली बिंदी आपको देखने को मिलती है किसी भी अक्षर के ऊपर। ठीक, इसे हम कहेंगे अनुस्वार। अब अनुस्वार ये स्वर के बाद आता है, और अगर इसके उच्चारण की बात करें तो इसके उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है वो नाक से निकलती है। ठीक, इसकी जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है, किसमें? अनुस्वार में। अब अनुस्वार के बाद जो चंद्र बिंदु है जिसे हम कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक, जो चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं कि भाई अनुनासिक भी जिसे कहा जाता है, ये ठीक ये भी स्वर के बाद आता है। और यदि इसकी बात करें उच्चारण की, ठीक,
उच्चारण की बात करें तो इसका जो उच्चारण है नाक और मुख दोनों की सहायता से इसकी जो ध्वनि है वो निकलती है। ठीक। और इसके अलावा हम जो अंतिम वो है वर्ण जिसमें आपका विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग। ठीक। ये स्वर के बाद यूज़ हो जाता है। ठीक। और इसमें जो इसकी जो ध्वनि है या उच्चारण है, इसका जो उच्चारण है आधे ह की तरह होता है, आधे ह की तरह। ठीक। आधे ह के रूप में इसका उच्चारण होता है। ये हा आधा ही लिखा हुआ है वैसे। तो सबसे पहले हमने बात की भाई अयोगवाह की। अंग, औ और अह, ये तीन आपके अयोगवाह हैं। ये इनका कोई योग नहीं है, फिर भी ये साथ रहते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। सबसे पहले बात की हमने इस बिंदु की जो कि है अनुस्वार। ठीक। उच्चारण की बात करें अनुस्वार की तो इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे कोई वर्ण लिखते हैं चंचल, चंचल, तो ये आपकी नाक पे से अंक, आप खुद बोलकर देखेंगे तो नाक पर साउंड चला गया। ठीक। दूसरी तरफ बात करें अनुनासिक की, जिसके उच्चारण में भाई चंद्रबिंदु जो है, जिसके उच्चारण में ध्वनि जो है नाक और मुख दोनों की सहायता से निकलती है। कुछ वर्ण देख लेते हैं, जैसे आँख, नाक और मुंह दोनों पे आ रहा है साउंड। सांस। ठीक। तो ये कुछ वर्ण हो गए। फिर बात करते हैं विसर्ग की कि भाई ये भी स्वर के बाद आएगा और इसका उच्चारण जो है आधे ह की तरह होता है। जैसे कुछ वर्ण हैं प्रातः। ठीक। प्रातः, क्रमशः, क्रमशः, कुछ ये वर्ण हैं जो इनमें यूज़ होते हैं ये। ठीक। तो ये कुछ जानकारी थी साथियों। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो हमने पढ़ा और इसमें कुछ वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने वर्ण विचार यानी कि वर्णों पर विचार किया और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने स्वर, व्यंजन एवं स्वरों के भेद के बारे में बात की। ठीक। तो अब वक्त है विदा लेने का। तो इसी के साथ भाई ये आपका वीडियो जो समाप्त होता है यहाँ पे। 1 मिनट डुग्गू, बस डुग्गू 1 मिनट, 2 मिनट आप बैठ जाइए। ठीक ठीक, 2 मिनट हैं, 2 मिनट। तो साथियों अब वक्त है विदा लेने का। वो बच्चा आ गया था। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मैं बस ख़त्म करने वाला हूँ। सॉरी, 2 मिनट देना मुझे, है ना, बच्चे हैं भाई, आप समझते हैं, थोड़ा 2 मिनट। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिससे हमें और ऊर्जा मिले और हम आपके लिए आने वाले समय में और वीडियोज़ लेकर आएँ। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। नमस्कार। बस 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 हो गया।